रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स की बात करें तो जैसे आपके बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस की वजह से प्लांट्स भी अपने जैसी अनदर स्पीशीज़ को और अपनी ही स्पीशीज़ की काउंटिंग को कंटिन्यू रख पाते हैं। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है दो तरीक़ों से। पहला सेक्सुअल मोड होता है, दूसरा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम सभी को पता है, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर ओनली वन काइंड ऑफ पेरेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक दूसरा पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका प्रोड्यूस हो जाता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, जिनमें सबसे पहला होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद आता है बडिंग। बडिंग के बाद आता है वेजिटेटिव प्रेपोगेशन, और वेजिटेटिव प्रेपोगेशन के बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो ये आपके चार मेन मेथड होते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के प्लांट के अंदर, जिनके थ्रू प्लांट जो होता है वो एसेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करता है। फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन मेथड होता है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो फ्रेगमेंट यानी कि पीसेस में टूट जाती है, और हर एक पीस एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल के लिए स्पायरोगायरा मौजूद है। इस स्पायरोगायरा की अगर हम बात करें तो इस स्पायरोगायरा के अंदर जो इसकी बॉडी है, जो उसका न्यूक्लियस है, वो एक सिंगल से दो अलग अलग फ्रेगमेंट में टूट गया, और हर एक फ्रेगमेंट आगे चल के एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगी। इसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, जिसमें एक सिंगल पेरेंट जो है, एक सिंगल बॉडी जो है वो पीसेस में टूट गई है, और हर पीस जो है वो नए इंडिविजुअल में एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करने वाला है। यही आपका क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, जो मोस्ट कॉमनली हाइड्रा और स्पायरोगायरा जैसे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन के बाद अगला मेथड होता है आपका बडिंग का। बडिंग भी एक तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो लेकिन इस असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आता है प्लांट के अंदर। तो यहाँ पर जो प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर एक आउट ग्रोथ निकलने लगती है। आउट ग्रोथ का मतलब है कि उस प्लांट के किसी भी पार्ट में एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है, तो हाइड्रा के अंदर सबसे पहले एक एक्स्ट्रा पार्ट ग्रो करना स्टार्ट करता है, जो कि आगे जाके धीरे धीरे आपका ग्रो होने लगता है। पहले एक बड निकलनी शुरू होती है, आगे चल के ये बड धीरे धीरे ग्रो करती है, और जब एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये बड पूरी तरीके से ग्रो कर जाती है, तो उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये जो हाइड्रा होता है, ये जो बड होती है हाइड्रा की, ये से डिटैच हो जाती है, यानी कि इससे अलग हो जाती है और एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर रहने लगती है। जैसे कि पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है, डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ रहा है कि पहले हाइड्रा के अंदर आउट ग्रोथ हुई, हाइड्रा के अंदर बड निकली, फिर उस बर्ड ने धीरे धीरे खुद को बड़ा किया, खुद वो ग्रो होने लगी पेरेंट प्लांट से न्यूट्रिशन लेकर, और एक पॉइंट ऐसा आया जब वो पूरी तरीके से डेवलप होगी। तो जब जैसे ही वो पूरी तरीके से डेवलप हुई तो वो पेरेंट प्लांट से डिटैच यानी कि अलग हो गई, और अलग होने के बाद अब पेरेंट हाइड्रा और जो आपका न्यू हाइड्रा है, दोनों ही इंडिविजुअल रूप से अलग अलग ग्रो कर रहे हैं। ये मेथड होता है बडिंग का। बडिंग और फ्रेगमेंटेशन की तरह ही एक और मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में ग्रो करते हैं, जिसके अंदर वैसे आपका मशरूम हो गया, या बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो करने वाले जितने भी आपके प्लांट होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि इतनी हार्श कंडीशन के अंदर किसी भी प्लांट का सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो प्लांट अपने स्पोर्स को स्पोरेंजिया के अंदर स्टोर कर देते हैं, और ये जो स्पोरेंजियम होते हैं, ये स्पोरेंजियम उन स्पोर्स को तब तक संभाल के रखते हैं जब तक कि हार्श वेदर कंडीशन अवेलेबल है। और जैसे ही इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मतलब जब इनको लगता है कि हाँ अब ग्रो करने का समय आ गया है, उसी टाइम पर आते ही जो आपके स्पोरेंजियम होते हैं ये ब्लास्ट कर जाते हैं, और इनके एक्सप्लोजन के बाद जो स्पोर्स जो उनके अंदर स्टोर थे, वो स्पोर्स पूरी तरह स्कैटर हो जाते हैं, हर जगह फैल जाते हैं, और फैलने के बाद उन्हीं में से आपके न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करने लगते हैं।
ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमनली मॉसेस, फंगस और मशरूम जैसे प्लांट में देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं। तो बहुत हार्श कंडीशन के अंदर भी प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू रहे और प्लांट की कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, इसीलिए स्पोर फॉर्मेशन मेथड का यूज़ किया जा होता है, नेचुरली होता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर एक लास्ट जो मेथड बच गया, वो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। तो प्लांट के अंदर कुछ वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट प्लांट के वो पार्ट होते हैं जो ग्रो कर सकते हैं। तो प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर प्लांट की स्टेम ग्रो करती है, उसकी रूट ग्रो करती है, उसकी लीव्स ग्रो करती हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो ये जितने भी वेजिटेटिव पार्ट है, जब इन सारे वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ करके किसी प्लांट को ग्रो करा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरीके से होती है, पहली नेचुरली, दूसरी आर्टिफिशियली। नेचुरली प्रोपगेशन जो होता है उसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स में से न्यू प्लांट ग्रो करने लगते हैं अपने आप ही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका पोटैटो होता है, तो पोटैटो की स्टेम में से दूसरा प्लांट जो होता है पोटैटो का, वो ग्रो करने लग सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो होता है स्वीट पोटैटो, उसमें से बड निकलते हैं और वही उसी बड से आगे चल के एक दूसरा प्लांट निकल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग का यूज़ करके खुद से दूसरा प्लांट ग्रो कराते हैं। जैसे कि रोज़ प्लांट की अगर हम बात करें तो रोज़ प्लांट के अंदर कटिंग मेथड यूज़ करा जाता है। रोज़ प्लांट के एक स्टेम को कट कर लिया जाता है, उसको कट करके दूसरे अगर जगह पर आप मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो उस कटी हुई स्टेम से एक नया प्लांट ग्रो करने लगेगा। इसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जाती है, नेचुरली भी और आर्टिफिशियली भी। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया। प्लांट के अंदर हमें पता चल गया कि प्लांट के अंदर एक सिंगल पेरेंट्स की हेल्प से भी हम फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे मेथड को यूज़ कर कर उनमें उन्हीं के जैसी स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनका रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, उनकी काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट को सेक्सुअल मोड पर रिप्रोडक्शन करना है तो उसे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो एक फ्लावर के अंदर ही उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट का होना कंपलसरी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फ्लावर का, उसको हम स्टेमन बोलते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको कार्पल बोलते हैं। और ये दोनों के ही दोनों जो होते हैं आपके फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। एक बात और, यहाँ पर जो आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसको समझने के लिए आपको पहले प्लांट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझना पड़ेगा। एक बात और, यहाँ पर मैंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल दिया है, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऑर्गन नहीं होता है। समझ में आया? अब हम आगे शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगर हम फ्लावर की बात करें तो हमारे एक फ्लावर के अंदर मेन दो पार्ट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, जिसके अंदर आपके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल, जिसके अंदर आपका स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी प्रेजेंट होते हैं। अगर एक फ्लावर को हम देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को होता है, जिसमें जो बाहर का आउटर कवर होता है, जो कलरफुल से आपकी पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको पेटल्स बोलते हैं, जिसका काम इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का होता है और इनर जो पार्ट है उनको प्रोटेक्ट करने का होता है। नेक्स्ट अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपका वो पार्ट प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू प्लांट फ्लावर से अटैच होता है। ठीक है, उस पार्ट को हम बोलते हैं सेपल। सेपल के बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आती है आपकी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, और स्टेमन के अंदर आपका आता है एंथर। और एंथर के बाद नेक्स्ट आता है आपका फिलामेंट। एंथर वो पार्ट जिसमें पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, फिलामेंट वो पार्ट जो कि फ्लावर्स के अटैच होता है, जिसके थ्रू एंथर जो होता है वो स्टैंड करता है। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी एंड ओव्यूल्स। स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स गिरते हैं। स्टाइल आपकी पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ओवरी नीचे एक स्वेलन पार्ट होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। और इसी के थ्रू इस पूरे फ्लावर के अंदर ही आपका प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर।
तो फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्टेमन। और स्टेमन प्लांट के फ्लावर के अंदर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंथर और फिलामेंट। फ्लावर की अगर हम बात करें तो फिलामेंट वो ट्यूब होती है जिसके थ्रू फ्लावर से एंथर कनेक्टेड होता है, यानी कि फ्लावर से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फिलामेंट की हेल्प से कनेक्टेड रहता है। और एंथर बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, दो लोब होते हैं और एंथर के अंदर आपके छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें फ्लावर के अंदर तो उसका नाम होता है स्टेमन, जिसके अंदर फर्दर दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर आपका पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल सेल कंटेन करता है और फिलामेंट आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर, तो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कार्पल कहते हैं। कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो स्टिग्मा ऊपर वाला पोर्शन होता है, स्टाइल पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ओवरी नीचे स्पेरिकल आपका थोड़ा स्वेलन अप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर ही हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा पर एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, चिपचिपा सा पदार्थ प्रेजेंट होता है स्टिग्मा के ऊपर, जिसका काम होता है कि पोलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट के पास आए तो उस पोलन ग्रेन्स को पकड़ लेना। उस स्टिकी सब्सटेंस की वजह से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। स्टिग्मा के बाद अगर हम बात करें स्टाइल की, तो स्टाइल पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपका पोलन ग्रेन ट्यूब बनाकर ओवरी तक पहुंचता है और ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स में आपका पोलन ग्रेन फीमेल सेल के साथ फ्यूज करता है। पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होते हैं। एंथर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का और स्टिग्मा जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा होता है। ठीक है, तो जब पोलिनेशन होता है तो एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, स्टिग्मा तक। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर टू स्टिग्मा होता है लेकिन सेम फ्लावर के अंदर, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर डिफरेंट फ्लावर में होता है। तो जिस फ्लावर के पास एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और जिसमें दोनों में से एक प्रेजेंट है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे कि हमें पता है कि पॉलिनेशन के अंदर जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, मीन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ। तो ऐसे में कुछ एजेंट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स तक लेके जाते हैं और ऐसे एजेंट्स को हम पोलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। यानी कि वो जितने भी लोग, वो जितने भी पर्सन या वो जो भी फैक्टर है जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रहा है उसको हम पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। अगर हम पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें तो हमारे पास मेनली तीन तरीके के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, विंड, वाटर, इंसेक्ट, और इसमें एनिमल्स भी कुछ हद तक अपना रोल प्ले करते हैं। अगर हम विंड की बात करें तो जो लाइट वेट पोलन ग्रेन्स होते हैं, मतलब ऐसे पोलन ग्रेन जो बहुत ही हल्के होते हैं, वो हवा से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं आपके लाइट वेट होते हैं, जैसे कि आपके घास वाले हो गए या आपका कॉटन सीड हो गया, तो ऐसे में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और वो हल्के होने की वजह से हवा के साथ उड़कर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है वाटर। वाटर की अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स आपके वाटर में ग्रो करते हैं, वाटर में सर्वाइव करते हैं, उनके पोलन ग्रेन वाटर के थ्रू एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जब कोई भी एनिमल फ्लावर्स के बीच में, बुशेस के बीच में ट्रैवल करता है या उनके बीच में से जाता है तो कुछ पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं
और ऐसे में जब वो उस बुशी एरिया से बाहर निकल के आते हैं, तो बाहर निकल के आने के बाद जब वो अपनी बॉडी को शेक करते हैं, तो ऐसे में पोलन ग्रेन्स जो उनकी बॉडी पर प्रेजेंट थे, उनके शेक करने की वजह से आसपास के जो फ्लावर प्रेजेंट है उनके पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंसेक्ट। अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट जो होता है आपका, उसका काम होता है वो जब आपका फ्लावर की पेटल्स को देख के, कलरफुल पेटल्स को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब वो नेक्टर्स को सक करने के लिए बैठते हैं, तो पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं। तो ऐसे में जब वो नेक्स्ट दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे, तो वो पोलन ग्रेन जो पहले उनकी बॉडी पे चिपके हुए थे, वो दूसरे फ्लावर पे गिर जाते हैं। और इस तरीके से जो इंसेक्ट होते हैं वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। Fertilization. Fusion of male and female cell to form zygote is called fertilization. फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मेल सेल और फीमेल सेल फ्यूज़ करती है, जुड़ती है आपस में और जाइगोट बनाती है। तो अगर हम प्लांट की बात करें कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो प्लांट के अंदर जब आपका पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन के बाद मेल सेल यानी कि पोलन ग्रेन आपका स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब बनाता है, और उस पोलन ट्यूब के थ्रू जो पोलन होता है वो आपका ओवरी तक पहुंचता है, और ओवरी के अंदर वहाँ पर ऑलरेडी फीमेल सेल प्रेजेंट होती है, तो वहीं ओवरी के अंदर आपका मेल सेल और फीमेल सेल का फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता है, जो कि आगे डेवलप होने के बाद ओवरी फ्रूट में बदल जाती है और ओव्यूल सीड में बदल जाता है। हमने सारे के सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो कवर कर लिए हैं। अब बारी करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू जो पोलन ग्रेन होता है उसका ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर के एंथर से उस फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू पोलन ग्रेन्स को लाया जाता है। दूसरे स्टेप के अंदर एक बार जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, और पोलन ट्यूब में से मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन रिलीज होता है, जो कि बाद में ओवरी तक पहुंचता है। थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में ओवरी तक पहुंचने के बाद मेल और फीमेल गैमेट का, मेल और फीमेल सेल का फ्यूजन होता है, वो मिलते हैं, और उनके फ्यूजन से जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। इसके बाद वाले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो आपका जाइगोट होता है वो फॉर्म होने के बाद डेवलप करता है और डिवाइड होता है। उसके डेवलपमेंट की वजह से और उसके डिवाइड होने की वजह से पहले एम्ब्रियो बनता है, जो कि बाद में जाकर सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से आपके एक फ्रूट का जन्म होता है, एक फ्रूट बन के तैयार होता है। और जिस फ्रूट से आगे चल के जिस सीड का, जो सीड अभी बना, इसी सीड का यूज़ करके आगे एक पूरा न्यू लिविंग और प्लांट जो है उसको ग्रो कराया जाएगा। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर कैरी आउट किया जाता है। सीड जर्मिनेशन वो प्रोसेस जिसमें कोई भी सीड एक बेबी प्लांट में डेवलप होता है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के अंदर सीड बन के तैयार हो जाता है और सीड का डिस्पर्जल भी हो जाता है, तो सीड के डिस्पर्जल के बाद जब सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, यानी कि उसे प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट, सॉइल, न्यूट्रिएंट, वाटर, मिनरल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ मिल जाता है, तो वो सीड सॉइल के अंदर ग्रो करना शुरू करता है। ऐसी कंडीशन में सीड में सबसे पहले एक आउटग्रोथ निकलती है जिसको कि हम रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल हमारा आगे जाके रूट सिस्टम में डेवलप होता है। रेडिकल के बाद दूसरी आउटग्रोथ निकलती है जिसको प्लिम्यूल कहा जाता है। प्लिम्यूल आगे चल के शूट सिस्टम में डेवलप होता है, और इस तरीके से धीरे धीरे सीड में से रूट एंड शूट दोनों ही सिस्टम आपके डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें से एक पूरा का पूरा बेबी प्लांट निकल के आ जाता है, और यही बेबी प्लांट आगे चल के फर्दर एक न्यू प्लांट में, एक न्यू ट्री में डेवलप हो जाता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन, जिसमें एक सीड से बेबी प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सीड जर्मिनेशन तो हमने पढ़ लिया,
कि सीड जर्मिनेशन में क्या होता है कि सीड बना, पहले फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। फर्टिलाइजेशन से भी पहले सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर पॉलिनेशन आता है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में सीड बनता है। सीड बनने के बाद सीड का जर्मिनेशन होना ज़रूरी है अगर उस सीड से न्यू प्लांट ग्रो कराना है तो। सीड जर्मिनेशन का मतलब ऑलरेडी, सीड जर्मिनेशन को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो बात कर लेते हैं सीड डिस्पर्जल क्या होता है। कई बार प्लांट जो होते हैं उनकी मोबिलिटी कम होती है, कई बार क्या मोस्टली उनकी मोबिलिटी यानी कि उनके मूव करने की क्षमता नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि जो सीड होते हैं वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाते और वो ग्रो नहीं कर पाते। तो ऐसे में वो सीड वेस्ट हो जाएंगे, और सीड वेस्ट होने का मतलब यह है कि प्लांट ग्रो नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में एक मेथड यूज़ होता है नेचर द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल का मतलब है कि अब जो सीड बना उस सीड को नेचर अपने आप ही इधर उधर बिखेर देगी, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ पर सीड गिरा होगा, जहाँ जहाँ पर सीड बिखरा होगा, वहाँ पर एक न्यू प्लांट ग्रो करने लगेगा सीड जर्मिनेशन होने के बाद। तो सीड डिस्पर्जल का मतलब यही होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर प्लांट का जो सीड है वो एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ताकि वो आगे जाके जर्मिनेट कर पाए और उसमें से एक न्यू इंडिविजुअल निकल सके। मतलब मान लीजिए कि एक पेड़ है, वो पेड़ इधर उधर नहीं जा सकता, तो ऐसे कंडीशन में वो पेड़ के बीच सही सलामत बाकी जगहों पर पहुंच जाए, इसके लिए सीड डिस्पर्जल होता है। तो सीड डिस्पर्जल के प्रोसेस के अंदर कुछ एजेंट्स होते हैं, एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्जल, वो सीड को लेकर जाते हैं और एक प्रॉपर जगह पर छोड़ देते हैं, जहाँ पर वो सीड आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएगा और जर्मिनेट होकर एक न्यू प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा। सीड डिस्पर्जल की अगर बात करें तो सीड डिस्पर्जल में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, जिनको डिस्पर्जल एजेंट कहा जाता है। जैसे कि डिस्पर्जल एजेंट के अंदर आपके ग्रेविटी हो गई, विंड हो गई, वाटर हो गई और एनिमल्स हो गए। ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो ग्रेविटी में क्या होता है, सिंपली ग्रेविटी की वजह से प्लांट जो होता है अपने सीड को नीचे गिरा देते हैं। अगला फैक्टर होता है विंड। तो जो हल्के हल्के सीड होते हैं वो हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। जो वाटर है, तो जो ऐसे प्लांट है जो वाटर के आसपास ग्रो करते हैं, वहाँ वाटर के थ्रू उनके सीड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी आउट किया जाता है। और जब एनिमल्स फॉरेस्ट के अंदर घूम रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुछ सीड्स जो होते हैं जो बहुत लाइट वेट होते हैं, वो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, हुक्स और स्पाइंस जो होते हैं उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। तो इस तरीके से जो सीड प्लांट के पास था, वो सीड ग्रेविटी, विंड, वाटर और एनिमल्स की वजह से उस मेन पॉइंट से, जो उनका मेन पेरेंट प्लांट था, वहाँ से डिफरेंट साइट पर पहुँचते हैं और अपनी साइट पर पहुँचने के बाद वो एक न्यू प्लांट के अंदर ग्रो करने लगते हैं सीड जर्मिनेशन के बाद।